नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताने वाले हैं कि आज कमोडिटी मार्केट में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और ऐसे में हम आपको आज बताएंगे कि बाजार में कहां पर ट्रेड कर आप हैप्पी वीकेंड मना सकते हैं। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर बाजार के ताजा हाल पर कि फिलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। गोल्ड में 50 रुपए की नरमी है और 27,385 के आसपास है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव। चांदी की बात करें तो यहाँ पर करीब 150 रुपए की कमजोरी है और 39,586 के आसपास है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। कच्चे तेल में अगर हम देखें तो 23 रुपए की बढ़त है, 3699 का लेवल है, करीब आधा फीसदी बाजार ऊपर है। और इसके अलावा अगर देखें तो नेचुरल गैस में मामूली बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है, 191.20 का लेवल यहाँ पर दिख पा रहा है। और इन सब के अलावा अगर देखें तो कॉपर में करीब 2.25 रुपए की बढ़त है और 413.70 का लेवल कॉपर में देखने को मिल पा रहा है। निकिल में एक अच्छी रिकवरी फिर से देखने को मिल रही है, करीब 1.5% बाजार ऊपर है और 890 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो काफी वोलेटाइल काउंटर है मेटल्स पैक में निकिल। जिंक में करीब आधा फीसदी की बढ़त है और 147 के ऊपर है एमसीएफ पर जिंक का भाव। लेड में भी मामूली बढ़त है, यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो मेटल्स का मार्केट आज हरे निशान में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन बाजार की तेजी बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं देखने को मिल पा रही है, क्योंकि फंडामेंटल के मोर्चे पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। ग्वार्सी जून वायदा 2 रुपए नीचे है और 5000 के ऊपर, हालांकि वायदा बाजार में भाव अभी भी सस्टेन कर रहा है। ग्वारगम में 80 रुपए की कमजोरी, 11,450 के स्तर पर है ग्वारगम का भाव। और इन सब के अलावा अगर हम देखें तो चने में 17 रुपए की बढ़त है, 4628 का लेवल यहाँ पर दिख पा रहा है। और गेहूं जून वायदा 14 रुपए ऊपर, 1501 के स्तर पर। तो यह है मार्केट का ताजा हाल। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी 3 बम्पर कॉल होंगी जहां पर आपके लिए मुनाफे की सबसे ज्यादा गुंजाइश होगी, जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। गोल्ड में पैराडाइम का मानना है कि आप बिकवाली करिए 27,600 पे, टारगेट होगा 27,280 का और स्टॉप लॉस आप 27,780 के स्तर पर लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कारोबार करके मुनाफा कमा सकते हैं, कैस्टर सीड बिकवाली की रहा है 3890 पे, लक्ष्य होगा 3825 का, 3933 के लेवल पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरी कॉल जहां पर आपके लिए कारोबार के मौके होंगे, टर्मरिक निर्मल बैंक की राय की बाई करिए 8,300 पे, टारगेट होगा 8,600 का, स्टॉप लॉस आप 8,100 रुपए के स्तर पर लगा सकते हैं। 3 महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कारोबार के मौके हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मानसून की ओर। मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबर यह है कि मौसम विभाग ने ताजा अनुमान यहां पर जारी किया है और जिसमें कहा गया है कि मानसून समय से 2 दिन पहले दस्तक दे सकता है। 30 मई को केरल के तट पर मानसूनी बारिश संभव है, ये मौसम विभाग का ताजा अनुमान है। पहले मौसम विभाग ने 2 जून को बारिश होने की संभावना जताई थी, मानसूनी बारिश, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल 1 जून को पहले बारिश होने की संभावना थी। पिछले साल 5 दिन की देरी से मानसून आया था। हालांकि दक्षिण और उत्तर पूर्व में प्री मानसून बारिश शुरू हो चुकी है। ये एक मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबर है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ अहमदाबाद से। हमारे साथ जुड़े हैं अशोक मित्तल, किसान धन के सीईओ दिल्ली से। और साथ ही हमारे साथ कुणाल शाह थोड़ी देर में होंगे निर्मल बैंक के। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अशोक मित्तल, पहला सवाल आपसे कि मानसून के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है और वो ये कि मानसून समय से 2 दिन पहले दस्तक दे सकता है। आपका अनुमान क्या होगा ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज के प्राइसेस को लेकर? क्या जो हाल के दिनों में तेजी आई थी इस आशंका से कि मानसून 7% कम रहेगा, अब वो तेजी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? मृत्युंजय, मेरे ख्याल से जो ये खबर है वैसे तो अच्छी खबर है कि मानसून टाइम पर या समझो टाइम से थोड़ा पहले भी आएगा, लेकिन अल नीनो का इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। और ये देखना जरूरी है कि क्या मानसून पूरा आएगा या एवरेज से कम आएगा, या जैसे पिछले साल 10-12% के आसपास कम था, अगर वैसा कम आएगा तो उसका पूरे जो सोइंग है, भले भी कॉटन है या ऑयल सीड्स हैं, कैस्टर है, सोयाबीन है, उन पे काफी फर्क पड़ने की संभावना है। तो अगर वो पूरी बरसात नहीं होती उसी पीरियड के टाइम पे, तो मेरे हिसाब से सोइंग में फर्क पड़ जाएगा, विच कैन इम्पैक्ट द प्राइसेस। लेकिन जो मानसून लेट होने की संभावना थी और वो समय पर आ रहा है, उसका इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है। जो भाव काफी बढ़ चुके थे काफी सारी चीजों के, चने के या पल्सेस के मार्केट में, वो थोड़े से करेक्ट भी ऑलरेडी हुए हैं थोड़े बहुत, और वो तेजी है जो वो रुकी है। तो ऑलरेडी थोड़ा सा लोग मेरे ख्याल से प्रिकॉशन ले रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि
मानसून इस बार टाइम पर आ जाएगा और हो सकता है ठीक आ जाए, तो जो अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे थे भाव, वो उस पर थोड़ा सा ऑलरेडी कंट्रोल या ब्रेक लगते हुए हमने देखे हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मानसून कितना आता है या बारिश का जो स्तर है वो कितना होता है। अगर अच्छा मानसून हुआ तो नेचुरल सी बात है कि भाव नहीं बढ़ेंगे और सोइंग अच्छी हो जाएगी, क्रॉप भी अच्छी हो जाएगी। बट अदरवाइज मेरे को डाउट ये है कि अगर टाइम पे आता है लेकिन कम होती है बारिश, तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट इन सब कमोडिटीज पर देखा ओके जी। वीरेन वकील, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज अपने इस बुलेटिन के जरिए मैं दर्शकों को ये बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आखिर मानसून का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मानसून की छोटी मोटी खबरें भी बाजार में पैनिक क्रिएट कर देती हैं और कहीं ना कहीं मार्केट का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि फिलहाल कीमतें क्या रहेंगी, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी हमारे साथ मौसम विभाग के डीजी थे जिन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि अल नीनो का नाम सुनकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है और 7% कम बारिश का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भयंकर सूखा पड़ने वाला है। ऐसे में आप क्या राय देंगे जो निवेशक हैं, जो कारोबारी हैं, कीमतों के लिहाज से? मुझे ऐसा लग रहा है, मैं वेदरमैन तो नहीं हूं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अल नीनो मोडुकी इवेंट है, तो प्रोबेबली फिलीपाइंस, मलेशिया थोड़ा ड्राई रहेगा, इंडिया शायद थोड़ा ज्यादा वेट रहेगा। तो यहाँ मुझे सबसे वल्नरेबल सोयाबीन, मस्टर्ड और केस्टर, ये 3 कमोडिटी काफी वल्नरेबल लग रही है क्योंकि ये काफी वेल सप्लाइड मार्केट है। ओके, चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही है। अशोक मित्तल, आपकी राय, अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें यहाँ पर सोयाबीन, सोया तेल, मस्टर्ड की, तो प्राइस आउटलुक आपको मार्केट का कैसा दिखता है? क्योंकि अभी हाल में ये खबर भी आई थी कि जो मानसून की आशंका यहाँ पर जताई गई है 7% कम बारिश की, इससे बहुत ज्यादा सोयाबीन क्रॉप की सोइंग पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे में आपको लगता है कि प्राइस रेंज में ही रहने वाला है? अगर तीनों कमोडिटीज के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो मस्टर्ड ऑलरेडी अराइवल मार्केट में शुरू हो चुका है, काफी हद तक अराइवल आ भी चुका है, बल्कि मैं समझता हूं कि इस मंथ एंड के बाद में आपको और ज्यादा मस्टर्ड में अराइवल देखने को नहीं मिलेगा। और क्रॉप जो है पिछले साल से काफी कम है, इस बार करीब 30% के आसपास कम होने की आशंका है, तो उसका एक इम्पैक्ट हमने भावों पे ऑलरेडी देख लिया है। जो मस्टर्ड 3,300, 3,400 था, वो भी 4,000 रुपए के ऊपर है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि एक बार जब अराइवल कम हो जाएगी सीजन में, तो उसके बाद रेट और भी बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ से भी करीब 10% आप बढ़ोतरी देख सकते हो जी। सोयाबीन का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से भाव काफी सारे बढ़ चुके हैं, इस उम्मीद में कि मौसम खराब होगा, तो वहां पर हमें रेंज बाउंड या थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तीसरी बात कैस्टर है, जो उसमें भी क्रॉप देखिए कम है, और अगर ये मानसून का इम्पैक्ट उस पर देखने को मिलता है हमें, जहाँ पे अगर सोइंग कंपैरेटिवली कम होती है और इस बार रेट काफी नीचे रहे, तो हो सकता है फार्मर थोड़ा सा शिफ्टिंग भी कर ले। तो अगर हम पूरे क्रॉप सीजन के हिसाब से देखें, नॉट शॉर्ट टर्म बट मे बी तो नेक्स्ट वाले सीजन के हिसाब से देखें, तो मुझे लग रहा है कि हमने जो रिसेंट डाउनसाइड देखा था कैस्टर में, वो कंप्लीट हो चुका है और वहां से और ज्यादा डाउनसाइड की संभावना मुझे काफी कम नजर आती है। मुझे लग रहा है कि कैस्टर का भाव आपको 4,200, 4,300 की रेंज में आराम से देखने को मिलता है। ओके। चलिए, हमारे साथ कुणाल शाह भी हैं, निर्मल बैंक कमोडिटी के मुंबई से। कुणाल, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपके हिसाब से सोयाबीन की चाल अभी क्या रहने वाली है? क्या आपको लगता है कि सोयाबीन की कीमतों में अभी तेजी के संकेत हैं, या फिर आपको लगता है कि सोयाबीन की तेजी अब थम गई है और यहाँ मार्केट बॉटम के करीब है? जी, हम सोयाबीन की जब बात करेंगे, हमको बात करनी है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की, जहां पे प्रोडक्शन आएगा, और उसके लिए जो बड़े ट्रिगर्स है वो है मॉनसून से। अगर मॉनसून अच्छा रहता है और इंडिया में प्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ेंगे। अभी फिलहाल कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट है, पर फिलहाल 3500 रुपये में, लुकिंग एट द वेदर अनसर्टेनिटी, NOAA ने कल भी स्टेटमेंट दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एल नीनो हैज इंक्रीज फ्रॉम 50-70% टू 70-90%। सो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में मैं सेंटिमेंटली बाइंग के लिए रिकमेंड करूंगा। 3500 पे आप बाइंग कर सकते हैं। मुझे लग रहा है प्राइसेस 3600, 3650 के आसपास, थोड़ा भी मानसून में ऊपर नीचे हुआ तो 4 से 5% की रैली आपको अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिल सकती है। ओके, बात कर लेते हैं ग्वार की। और वायदा बाजार में ग्वार का भाव लगातार 5,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। वीरेन वकील, ऐसे में आपको लगता है कि ये 5,000 के ऊपर मार्केट अभी कंटिन्यू रहने वाला है, या फिर आपको लगता है कि अब इस लेवल को सस्टेन करना मुश्किल है, क्योंकि अगर बारिश यहाँ पर पहले आती है, समय से पहले मानसून की बारिश होती है, तो गिरावट आएगी?
मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का फंडामेंटल बुलिश नहीं है, लेकिन पैरा बैंकिंग में जो सिस्टम में एडिक्वेट लिक्विडिटी है, सरप्लस लिक्विडिटी है, वो सरप्लस लिक्विडिटी को पार्किंग के लिए गवार बेस्ड टूल है बिकॉज ऑफ लॉन्गर शेल्फ लाइफ। ओके। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इसमें डाउनसाइड नहीं आएगी डिस्पाइट अगली फंडामेंटल्स। ओके। अशोक मित्तल, आपका व्यू क्या होगा ग्वार के ऊपर? ग्राउंड रिपोर्ट ग्वार को लेकर क्या कहता है? डिमांड सप्लाई के हालात आप क्या देख रहे हैं मार्केट में? इसमें मृत्युंजय मेरे ख्याल से 2-3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, और जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्रूड ऑयल का रेट। बिकॉज जो पिछले दिनों में गुरार काफी सारा घट गया था और 4000 के भी नीचे चला गया था, उसका एक मुख्य कारण लोगों ने ये बोला था कि सिंस क्रूड का रेट काफी कम है तो उनको लग रहा है कि यूएस में डिमांड भी काफी कम होगी। लेकिन हमने क्या देखा कि जैसे जैसे क्रूड का रेट बढ़ता गया वैसे वैसे गुवार का रेट भी बढ़ता गया, इस एक्सपेक्टेशन में कि वहां पर डिमांड बढ़ जाएगी, जो एक्चुअली काफी हद तक कोर रिलेटेड भी है। तो क्रूड अगर 60 और 60 के ऊपर चल रहा है और अगर वो जारी रहता है तो डेफिनेटली गुवार के रेट में हमें मंदी देखने को नहीं मिलेगी। ओके। दूसरी बात, मानसून का भी वैसे बहुत इम्पोर्टेंट इस पर असर पड़ेगा कि अगर बारिश कम होती है या उस एरिया में थोड़ा सूखा रहता है तो उतनी ज्यादा बुआई नहीं हो पाएगी। जी। तो एकमात्र कंसर्न जो इसको भावों को बढ़ने से रोकेगी वो सिर्फ ये कि फिजिकल में डिमांड थोड़ी कम हो सकती है, और अगर 5000 के ऊपर भाव रहेंगे तो किसान काफी गुवार बोएंगे। तो मेरे ख्याल से रेंज बाउंड समझना चाहिए हमें करीब 4000 से 6000 के बीच। ओके, 4000 से 6000 के बीच में भाव यहाँ पर रह सकता है। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि क्या गोल्ड के दाम यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, पहले 27,000 या फिर 28,000, इसकी बात करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले नजर मिड डे मार्केट की 3 हॉटस्पॉट। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब बात करते हैं गोल्ड की। और 3 महीने की ऊंचाई पर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1220 प्रति औंस के करीब है, क्योंकि डॉलर काफी कमजोर हुआ है और 4 महीने अगर हम देखें तो प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर 4 महीने के निचले स्तर तक लुढ़क गया है। कुणाल, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रफ्तार पकड़ने की कोशिश हो रही है गोल्ड की तरफ से, ये टिकाऊ है, या फिर आपको लगता है कि बाजार में कोई भी तेजी अभी टिक नहीं पाएगी और हर तेजी पर बिकवाली करनी चाहिए? जी, हमने जो गोल्ड में या दूसरी कमोडिटी में तेजी देखी है उसका मेन वजह ही डॉलर इंडेक्स में कमजोरी की है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, आपको हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल सकता है। सो मैंने इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड में सेलिंग के लिए रिकमेंड किया है। आप प्रेजेंट रेट में गोल्ड सेल कर सकते हो और 27,420 के आसपास सेल करके आपको नीचे में 27,300 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। सो इंट्राडे के लिए मुझे प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है ऐसा लग रहा है। सो सेलिंग ऑन द राइज इज अ गुड स्ट्रेटेजी फॉर द डे। ओके, बीरेन वकील, अगर हम देखें तो जो WGC की ताजा रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि जनवरी मार्च के बीच देश में गोल्ड की डिमांड 15% बढ़ी है और इस दौरान करीब 192 टन गोल्ड की डिमांड रही है। पिछले साल इस दौरान 167 टन गोल्ड की डिमांड रही थी। इंपोर्ट नियमों में ढील से गोल्ड की डिमांड बढ़ी है और पूरे साल में 900 से 1000 टन गोल्ड की डिमांड रहने की संभावना जताई गई है। क्या आपको लगता है कि प्राइस पे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका? ज्यादा प्राइस पे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इंडियन और कोरियन और चाइनीज डिमांड काफी अच्छी रही पिछले 4-5 महीने में। उसके सामने मिडिल ईस्ट की डिमांड काफी खराब रही है। जहां तक प्राइस का सवाल है तो मैं समझता हूं 1220-25 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहां से पुल बैक शायद 1205-7 आ सकता है। बट अगर 1231 क्रॉस कर दिया तो हम इसको एकदम जल्दी 1248-1255 देखेंगे, जो टेक्निकल ऑब्जेक्टिव है। ओके, अब अशोक मित्तल जी, आपसे ओवरऑल व्यू गोल्ड के ऊपर जानना चाहेंगे। गोल्ड का ट्रेंड आपको कैसा दिखता है, क्योंकि तमाम यहाँ पर कोशिशें हो रही हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया जाए, क्योंकि ये सीएडी के मोर्चे पर एक बड़ी चिंता होती है इंपोर्ट जिस तरह से बढ़ रहा है गोल्ड का, और सरकार ने नई स्कीम भी लाने की योजना बनाई है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड आप कैसा देख रहे हैं आने वाले समय में?
मुझे मेरे हिसाब से इंट्राडे या शॉर्ट टर्म कुछ दिनों के लिए कोई जो खरीदना बेचना है वो हो सकता है, बट मैं ऐसा मानता हूं कि जो गोल्ड या सिल्वर, गोल्ड में खासतौर पे इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए। इसमें मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में भाव बढ़ने की काफी संभावना है, बिकॉज एक डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है, दूसरा इंडिया चाइना की डिमांड भी बनी रहने वाली है, तीसरा रुपया भी थोड़ा वीक हुआ है। तो ये एक इंसिडेंट ऐसा है कि डॉलर भी वीक हो रहा है, रुपया भी वीक हो रहा है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है गोल्ड में इंडियन रुपीज के टर्म्स में आपको हर इन्वेस्टर को मिल रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें कंटिन्यू इन्वेस्ट अगर आप करते रहेंगे तो एक साल में आपको बड़ा अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है, बिकॉज काफी समय से लोगों ने गोल्ड में प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट किया नहीं है। तो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट इज द राइट स्ट्रेटेजी आई थिंक। जी कुणाल, बिल्कुल संक्षेप में मेटल्स पर आपकी टॉपिक इंट्राडे में क्या होगी? मुझे मेटल्स में निकल ज्यादा अच्छा लग रहा है। निकल में आप बाइंग कर सकते हैं 888 के आसपास, 878 का स्टॉप रख के मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 900-905 तक जा सकते हैं। ओके, बिल्कुल संक्षेप में वीरेंद्र वकील, कच्चे तेल पर आपका व्यू क्या होगा इंट्राडे में? यहाँ मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा 3860 के आसपास, और 3920 स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड ऑब्जेक्टिव 3790, 3800 रहेगा। ओके, और चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम आपको बताएंगे कि करंट रेट पर आपके लिए कहां पर है कमाई के मौके। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट बने हुए हैं। कुणाल, आपकी पहली कॉल क्या होगी? जी मुझे लग रहा है टर्मरिक में बाइंग करनी चाहिए। टर्मरिक के प्राइसेस बढ़ सकते हैं यहां से। ओके, वीरेंद्र आपकी कॉल? मैं लेड में शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा 127-2750 के आसपास, 12950 स्टॉप लॉस रहेगा और डाउन साइड ऑब्जेक्टिव 122-2350 के बीच रहेगा। ओके, आपकी आखिरी कॉल क्या होगी कुणाल? जी मुझे निकल में बाइंग लग रही है। निकल बाइंग करना चाहिए, उसके प्राइसेस 10-15 रुपये बढ़ सकते हैं प्रेजेंट रेट से। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल आपका, वीरेंद्र वकील आपका और अशोक मित्तल आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी बाजार का रुख आने वाले समय में कैसा रहेगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आज हमारे साथ आप जुड़िए और आज मोदी सरकार के एक साल का सबसे सटीक लेखा जोखा आपके सामने होगा। सरकार के तमाम बड़े मंत्री आज जी बिजनेस के मंच पर आपको दिखेंगे शाम 6 बजे से, और साथ ही तमाम बड़े कॉरपोरेट्स और बाजार के तमाम बड़े दिग्गज होंगे एक साथ, जो आपको बताएंगे कि सरकार के एक साल का लेखा जोखा कैसा है और किस तरह से यहाँ पर ग्रोथ की रफ्तार आने वाले समय में बढ़ने वाली है। तो तमाम बड़े मंत्री मोदी सरकार के आज जी बिजनेस के मंच पर होंगे और साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी होंगे, और उनके सामने जो तमाम मंत्री हैं सरकार के, वो अपने काम का लेखा जोखा यहाँ पर देंगे, और साथ ही अगले एक साल का रोड मैप क्या होगा इस पर भी एक शानदार चर्चा होने वाली है तमाम बड़े कॉरपोरेट, तमाम बड़े मार्केट के दिग्गज, तमाम बड़े इकोनॉमिस्ट के बीच। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप जानिए शेयर बाजार में कहां पर है कमाई के मौके।